तीसरा चेक पॉइंट उन 2 चेक पॉइंट से बिल्कुल अलग था जहां वे गए थे। हालांकि यह भी एक महल था, लेकिन यह बाकी चेक पॉइंट से बहुत बड़ा था। महल का फर्श पत्थर से नहीं बल्कि पानी से ढका था। यह एक बड़ी झील थी जिस पर कई पुल बने हुए थे। जेड पुल अर्धचंद्राकार आकार के थे और उनकी संख्या 13 थी। वे महल के पूरे हिस्से पर फैले हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उनमें से प्रत्येक झील के दूसरी तरफ स्थित एक अलग टेलीपोर्टर से जुड़ा हुआ था। 13 पुलों में से प्रत्येक पुल अलग अलग प्रकार के जेड से बना था। हर पुल की रेलिंग के साथ पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। कुछ मूर्तियां शैतानों को दर्शाती थीं, जबकि अन्य देवदूतों को दर्शाती थीं। कुछ खूंखार बीस्ट्स के आकार की थीं और अन्य कोमल प्राणियों की तरह दिखती थीं। वीर अब बैंगनी रंग के जेड पुल के पार देख रहा था। इसकी रेलिंग पर शैतानी दिखने वाली पत्थर की मूर्तियां लगी हुई थीं, लेकिन वीर उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वीर बैंगनी पुल के सबसे ऊंचे स्थान को देख रहा था, जहां एक 10 मीटर ऊंची मूर्ति थी जो शैतान जैसी दिख रही थी। यह पुल के बीच में अपने पंख मोड़े हुए बैठी थी। शैतान की आंखें नीचे की ओर देख रही थीं, मानो वे खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हों। बैंगनी और काले रंग के नाखून उसकी उंगलियों पर सजे थे और वे लंबे और नुकीले थे, जैसे कि पंजे। उसके हाथ में एक महिला थी और वह महिला वीर को काफी परिचित लग रही थी। ईशा! वीर लगभग चीख पड़ा। बैंगनी शैतान के पत्थर के हाथ ने ईशा को मजबूती से जकड़ लिया। हालांकि उसका शरीर उसकी उंगलियों से ढका हुआ था, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह बहुत पीली थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोमा में थी और उसके बाल हड्डी की तरह सफेद हो गए थे। वीर ने फिर भी उसे पहचान लिया और उसे उसकी पहचान का पूरा भरोसा था। वह भयानक हालत में थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी वैसा ही दिख रहा था जैसा उसे याद था। वह अभी भी वही सर्वशक्तिमान रानी थी। कोई भी उसके जैसा नहीं दिख सकता था। ईशा यहां क्यों है? मुझे लगा कि उसे अंडर ओवरबियरिंग ने निगल लिया है। वीर का दिल धड़क उठा जब उसने कुछ सोचा। क्या यह वह महल है जो अंडर ओवरबियरिंग की पीठ पर बैठा है? इस संभावना के बारे में सोचते हुए वीर का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि सेक्रेड लीडर को लोगों द्वारा उसके खजाने को चुराने का डर नहीं था। उसने अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए बहुत निवेश किया था। मेरी क्वीन! वीर ने पुल के उस पार से ईशा को आवाज लगाई, उसे जगाने की उम्मीद में। वह बता सकता था कि वह मरी नहीं थी। वीर ने अपनी आवाज में ध्वनि तरंग भर दी, लेकिन कॉल ने उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न की। चिल्लाना बंद करो। अगर कोई डिफाइड एलीट व्यक्ति भी उस पर चिल्ला रहा हो तो भी वह उसकी पुकार नहीं सुन पाएगी, मिस्टर व्हाइट ने कहा। आह, मैं समझ गया। वीर ने मिस्टर व्हाइट की ओर देखा और सिर झुकाया। मिस्टर व्हाइट ने जेड पुल की ओर इशारा करते हुए कहा, इन 13 पुलों में 13 अलग अलग शक्तियां हैं। पुल पर कदम रखने से आप उस पर बंधे रहते हैं। यह शायद सीक्रेट लीडर द्वारा छोड़ा गया दूसरा परीक्षण है। अगर हमें सुरक्षित रूप से इस पुल से गुजरना है तो हमें सही पुल चुनना होगा। उस पुल की शक्ति क्या है? वीर ने ईशा के बैंगनी जेड पुल की ओर इशारा किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पुल पर डेविल की मूर्तियां पौराणिक हेलगोस्ट्स हैं। बीच में जो मूर्ति है वह हेलगोस्ट किंग की होगी। यह नर्क की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। मिस्टर व्हाइट ने पुल को ध्यान से देखते हुए कहा। क्या नरक शक्ति डेथ एलिमेंट पावर है? वीर ने पूछा। मिस्टर व्हाइट ने अपना सिर हिलाया। किंवदंतियों के अनुसार नरक वह जगह है जहां मृतक जाते हैं, लेकिन नरक वास्तव में डेथ एलिमेंट से जुड़ा नहीं है। यह स्पेस और टाइम की एक और शाखा है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। नरक एक और आयाम है जो हमारी दुनिया से अलग मौजूद है। स्पेस और टाइम की धुरी हमारी दुनिया से अलग है, इसलिए नरक की शक्ति आयामी संरचना में उस अंतर से आती है। यह डेथ या डार्कनेस के बारे में नहीं है। तो फिर हम उसे कैसे बचाएंगे? वीर ने पूछा। मिस्टर व्हाइट ने अपने होंठ सिकोड़े। जबरदस्ती रास्ता बनाने के अलावा मुझे कोई और तरीका नहीं सूझ रहा है। स्पेस और टाइम बहुत रहस्यमय एलिमेंट हैं, जिन्हें नियंत्रित करना बेहद मुश्किल है। किंवदंतियों का कहना है कि सेक्रेड लीडर ने स्पेस और टाइम की शक्तियों में महारत हासिल की। नाइफ बदकिस्मत था कि उसने जेड ब्रिज का चयन किया, जो उन ऊर्जाओं के साथ संरेखित है। वीर ने भौहें सिकोड़ी। अगर ईशा जेड पुल पार करने में विफल रही होती तो इसका मतलब था कि उसके लिए यह और भी मुश्किल होता।
आखिरकार वीर की ज्यादातर जीन आर्ट्स मार्कवी थीं। उसकी लड़ने की शक्ति ईशा की हाफ डिफाइड एबिलिटीज जितनी मजबूत नहीं थी। वीर ने शैतान के हाथ की पकड़ में ईशा को देखा, और जब उसने करीब से देखा तो उसने पाया कि शैतान के नाखून वास्तव में ईशा के मांस में धंस रहे थे। धीरे धीरे ईशा से खून बहता रहा। खून मूर्ति के नाखूनों पर बह रहा था और उन नाखूनों की नोकें लाल रंग की हो गई थीं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ईशा के पास ज्यादा समय नहीं बचेगा और वह खून बहने से मर जाएगी। नरक पुल की शक्ति ने वीर का ईशा के साथ संपर्क अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए वह उसकी जीवन शक्ति का पता नहीं लगा सका। लेकिन वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। मिस्टर व्हाइट ने 13 जेड पुलों की जांच की और फिर वापस आ गए। उन्होंने कई गणनाएं की। वीर ने सोचा कि वह शायद जेड पुल चुनने की कोशिश कर रहा होगा जिसे वे सभी सुरक्षित रूप से पार कर सकें। लेकिन जल्दी ही मिस्टर व्हाइट का चेहरा उदास होने लगा। ये 13 पुल बंद रास्ते हैं। इन सभी पर एक डरावनी शक्ति पहरा दे रही है, इसीलिए इनमें से किसी को भी सुरक्षित रूप से पार नहीं किया जा सकता। क्या सेक्रेड लीडर ने किसी को भी इस जगह से जीवित निकलने देने की योजना नहीं बनाई थी? नहीं, कोई रास्ता तो होगा ही। मिस्टर व्हाइट को पसीना आने लगा। जब वह अपनी गणनाएं जारी रख रहा था तो उसकी उंगलियों पर एक प्रतीक चमक रहा था। वीर की नजरें बैंगनी जेड ब्रिज पर टिकी रहीं। उसकी दाहिनी आंख में पर्पल आई बटरफ्लाई घूम रही थी, जो बैंगनी जेड ब्रिज की संरचना का विश्लेषण कर रही थी। वीर जानता था कि ईशा बहुत बहादुर थी और कभी कभी घमंडी भी, लेकिन वह कभी बेवकूफ नहीं थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह सबसे कठिन रास्ता अपनाने का फैसला करती। वीर को लगा कि ईशा ने नरक पुल का चयन किसी खास उद्देश्य से किया है। उसे बस यह नहीं पता था कि वह असफल क्यों हुई। पर्पल आई बटरफ्लाई की 4 फूलों वाली बैंगनी पुतली घूमती रही, लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका। बैंगनी जेड पुल किसी तरह की शक्ति से लिपटा हुआ था। वीर को उसके चारों ओर एक बहुत ही जटिल पदार्थ की श्रृंखला दिखाई दे रही थी, जो किसी बर्ड्स नेस्ट की तरह बुनी हुई थी। वीर इसे समझ नहीं पाया। वह नहीं बता सका कि यह किस तरह की शक्ति थी। यही है, अगर हम इस पुल पर चलें तो हम जिंदा बच सकते हैं। मिस्टर व्हाइट ने अचानक विजयी भाव से जेड पुल की ओर इशारा किया। वीर ने देखा कि मिस्टर व्हाइट किस ओर इशारा कर रहे थे। वह जेड ब्रिज की ओर इशारा कर रहे थे, जो स्याही की तरह काला था। पुल पर कौवे जैसी कुछ पक्षी प्रतिमाएं थीं। पुल के बीच में एक पत्थर के खंभे पर एक विशाल पक्षी प्रतिमा खड़ी थी, जो पूरे पुल को ठंडे मन से देख रही थी। मिस्टर व्हाइट ने बताया, उस पक्षी को डेथ क्रो कहा जाता है। यह जीवित लोगों को मृत्यु के चक्र से बाहर निकालता है। यह एक मृत अंत की तरह लग सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक ऐसा मार्ग है जिस पर हम जीवित रह पाएंगे। 13 में से यह एकमात्र पुल है जो हमें सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ ले जा सकता है। जीवन और मृत्यु, यिन और यांग से गुजरते हुए सेक्रेड लीडर एक बहुत ही अनोखे व्यक्ति थे। अगर मैंने सेक्रेड लीडर के जीवन पर शोध नहीं किया होता और यह नहीं जाना होता कि उनका 9 बार पुनर्जन्म हुआ था, तो मैं कभी नहीं मान सकता था कि यह सही रास्ता है। आप बहुत होशियार हैं मिस्टर व्हाइट। यहां तक कि सेक्रेड लीडर के रहस्य भी आपको पता है। एक महिला की आवाज में फुसफुसाहट सुनाई दी। वीर और मिस्टर व्हाइट दोनों आश्चर्य से चौंक गए। उन्होंने पलटकर देखा तो फॉक्स क्वीन पीछे से आ रही थी। वह बहुत तेजी से उनके पास आ गई थी। मिस्टर व्हाइट का चेहरा उदास लग रहा था। जाहिर है, उसने कभी नहीं सोचा था कि फॉक्स क्वीन इतनी जल्दी उनका पीछा कर लेगी। अगर उसके पास मिस्टर व्हाइट की तरह सही रास्ता तय करने का हुनर नहीं होता, तो उसके लिए हर बार सही रास्ता अनुमान लगाना संभव नहीं होता। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उनका पीछा कर पाती। अचानक मिस्टर व्हाइट को कुछ समझ में आया। उसने अपने शरीर की ओर देखा। फॉक्स क्वीन हंसी। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम पर एक स्प्रे छोड़ा है, एक खास खुशबू जिसे सिर्फ शेप शिफ्टिंग फॉक्स ही पहचान सकता है। फॉक्स क्वीन ने फिर मिस्टर व्हाइट को नजरअंदाज कर दिया, जो अब उदास दिख रहे थे। उसने वीर को घूर कर देखा। अच्छा भाई, हम फिर से मिल रहे हैं। क्या तुम्हें अपनी बड़ी बहन की याद आई? मुझे तुम्हारी जरूर याद आई। वीर ने बर्ड्स नेस्ट को कसकर पकड़ रखा था और वह दूर जाने लगा था। वह नरक पुल के पास था। वह उसे देखकर मुस्कुराया। मुझे तुम्हारी याद आई बड़ी बहन।
लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी न देखकर खुश होता। फॉक्स क्वीन मुस्कुराई और बोली, ऐसी स्थिति में तुम्हें निराश होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम दोनों पहले से ही यहां हैं, तो क्या तुम्हें अपनी बड़ी बहन के लिए कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए जो तुम्हारी इतनी परवाह करती है? तुम यह चाहते हो, मतलब? वीर ने पत्थर की प्लेट निकाली। उसने उसे आराम से एक हाथ में पकड़ रखा था। फॉक्स क्वीन की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराई। छोटे भाई, तुम वाकई अपनी बड़ी बहन को बहुत अच्छी तरह समझते हो। तुम बहुत प्यारे हो। मैं तुम्हें बेरहमी से मारना नहीं चाहती थी। अगर तुम इसे अपनी बड़ी बहन को दे दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी। जरूर, लेकिन अगर तुम इसे चाहते हो तो तुम्हें मेरा पीछा करना होगा। अगर तुम मुझे पकड़ लोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, वीर ने कहा। फिर वह ब्लड किरण के साथ नरक पुल पर चला गया। फॉक्स क्वीन के चेहरे की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं, लेकिन अब वीर को रोकना बहुत देर हो चुकी थी। वह पुल की ओर तेजी से बढ़ी, लेकिन उसमें पुल पर कदम रखने की हिम्मत नहीं थी। मिस्टर व्हाइट चौंक गए और चिल्लाए, वापस आओ, तुम नरक पुल पार नहीं कर सकते। हालांकि मिस्टर व्हाइट को पता था कि वह अपनी सांसें बर्बाद कर रहा है। नरक पुल का मतलब नरक की शक्ति थी, और जैसा कि उसने समझाया था, यह एक अलग आयाम से एक शक्ति थी। जिस क्षण वीर ने पुल पर कदम रखा, वह एक नए आयाम में प्रवेश कर गया था। चाहे मिस्टर व्हाइट कितनी भी जोर से चिल्लाए, उन्हें पता था कि वीर अब उन्हें देख या सुन नहीं सकता। मिस्टर व्हाइट, क्या कोई रास्ता है जिससे हम इस पुल पर चल सकें? फॉक्स क्वीन वीर और ब्लड किरण को घूर रही थी। यहां तक कि डिफाइड माने जाने वाले एलिट्स लोग भी वहां मर सकते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि वह बच सकता है? मिस्टर व्हाइट के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। कितनी शर्म की बात है। फॉक्स क्वीन ने वीर को देखा और आह भरी। उसे नहीं पता था कि उसे वीर के खोने का पछतावा हो रहा था या उस पत्थर की प्लेट के खोने का जिसे वह चाहती थी। मिस्टर व्हाइट, आप आगे जा सकते हैं, फॉक्स क्वीन ने विचलित होकर कहा और उसे तिरस्कारपूर्ण इशारा किया। मिस्टर व्हाइट उदास हो गए। उन्होंने क्राइम को देखा, फिर जीवन और मृत्यु के काले पुल को। फॉक्स क्वीन ने वीर को कुछ देर तक देखा, फिर जीवन और मृत्यु के पुल पर कदम रख दिया। जब वीर ने नरक पुल पर कदम रखा तो उसकी दृष्टि लगभग तुरंत बदल गई। वह पुल का अंत स्पष्ट रूप से देख पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उस पर पैर रखा, चीजें बदल गईं। पुल बिना किसी अंत के आगे बढ़ता जा रहा था। पुल और झील के अलावा उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं था। वीर अन्य 12 पुलों या किसी भी टेलीपोर्टर को नहीं देख पाया। वह फॉक्स क्वीन या मिस्टर व्हाइट को नहीं देख पाया। ऐसा लग रहा था जैसे पुल अस्तित्व के किसी तल पर बसा हुआ था, बिल्कुल अपने आप में। इसके अलावा पुल पर हेल गोस्ट की मूर्तियां जीवित हो उठीं और वे सभी असली शैतानों की तरह दिख रहे थे। वे रेलिंग के ऊपर झुके हुए थे और उनकी बैंगनी आंखें वीर को घूर रही थीं, जैसे कि वे उसे जिंदा निगल जाएंगी। उनके शरीर बैंगनी आग में लिपटे हुए थे और वे इतने ज्यादा थे कि पूरा पुल बैंगनी लपटों की एक श्रृंखला में लिपटा हुआ था। यह एक भयावह दृश्य था। वीर ने बर्ड्स नेस्ट उठाया और आगे बढ़ गया। उसने पुल के नीचे तक देखा, लेकिन उसे बीच में हेल गोस्ट की भव्य मूर्ति और ईशा दिखाई नहीं दे रही थी। वीर ने अपने दांत पीस लिए। उसने बर्ड्स नेस्ट को कसकर पकड़ लिया और ब्लड किरण के साथ आगे बढ़ गया। वीर का मानना था कि ईशा के पास नरक पुल चुनने का कोई कारण रहा होगा। साथ ही फॉक्स क्वीन भी वहां थी। इसका मतलब था कि वीर के पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। उसके पीछे पीछे दूसरे पुल पर चलना ज्यादा खतरनाक हो सकता था। वीर धीरे धीरे पुल से नीचे की ओर बढ़ रहा था, बर्ड्स नेस्ट को रक्षात्मक तरीके से पकड़े हुए। रेलिंग के ऊपर मौजूद हेल गोस्ट उसे घूरते रहे। उनकी आंखें उसके चलते समय उसका पीछा करती रहीं। वे वीर और ब्लड किरण को घूर रहे थे। शायद वे वीर के बर्ड्स नेस्ट से डर गए थे और इसीलिए उन्होंने उसका पीछा न करने का फैसला किया था। वे बस उस जोड़े को घूरते रहे। वीर कुछ देर तक पुल के किनारे किनारे चलता रहा, लेकिन जल्द ही उसे अस्वस्थता महसूस होने लगी। वीर ने बर्ड्स नेस्ट से अपने शरीर की रक्षा की, लेकिन उसने देखा कि उसके साथ अभी भी कुछ अशुभ हो रहा था। बर्ड्स नेस्ट नरक पुल की शक्ति को रोकने में असमर्थ है। वीर ने अपने शरीर को देखा और ब्लड किरण के शरीर को भी। उसने भौहें सिकोड़ी। वह और ब्लड किरण बैंगनी रंग में रंगे हुए थे। वह जितना आगे बढ़ता गया, उसकी त्वचा पर रंग उतना ही गहरा होता गया। ब्लड किरण पहले लाल दिखता था, लेकिन यह भी उस बैंगनी रंग के रंगाई प्रभाव को रोक नहीं सका। हालांकि वीर यह नहीं बता सका
कि बैंगनी हवा उनके शरीर पर क्या प्रभाव डालेगी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कोई शुभ संकेत नहीं था। वीर रुक गया। उसने अपने ब्लड पल्स सूत्र और अपनी जेडस्किन का इस्तेमाल किया, लेकिन वह अपनी त्वचा से बैंगनी हवा को नहीं हटा सका। और हालांकि वे रुक गए थे, बैंगनी हवा लगातार मजबूत होती जा रही थी। वीर ने अपने गोल्ड डेमन बग किंग बाईसेमा को बुलाया, लेकिन वह भी बेकार साबित हुआ। बैंगनी हवा अभी भी गोल्ड डेमन बग किंग बाईसेमा को भेदने और उसे और ब्लड किरण को रंगने में सक्षम थी। वीर ने उस अंडे को देखा जिसमें लिटिल रेड बर्ड्स बदल गई थी। उसमें कोई बैंगनी हवा नहीं थी और इससे वीर को थोड़ी राहत महसूस हुई। अगर लिटिल रेड बर्ड्स का अंडा संक्रमित नहीं था, तो इसका मतलब था कि बल को विक्षेपित करने का कोई तरीका हो सकता है। यह अजेय नहीं था। वीर ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह अब उस रास्ते को नहीं देख पा रहा था जिस रास्ते से वह आया था। कोई अंत नहीं था और वीर ने अपने दांत पीस लिए। दोनों तरफ के हेल गोस्ट्स वीर और ब्लड किरण को बेरुखी से घूर रहे थे। वे एक अंतिम संस्कार जुलूस देखने के लिए इकट्ठी हुई भीड़ की तरह थे। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वे घुसपैठियों को रोकने के लिए कुछ करना चाहते थे। वीर चलते हुए अपनी स्थिति के बारे में सोचने लगा। जो लोग इस पुल के बाहर हैं, वे देख सकते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। इसीलिए हेल गोस्ट्स वास्तव में सिर्फ मूर्तियां हैं। वे सिर्फ इसीलिए जीवित दिखाई देते हैं क्योंकि मैं पुल पर हूं। यह सिर्फ एक एहसास या किसी प्रकार की शक्ति का प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है जो उन्हें जीवन का आभास देता है। हेल गोस्ट्स हम पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे किसी प्रकार की शक्ति छोड़ने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए हो सकते हैं। अगर यह सोच सही है, तो ईशा उस खतरनाक मूर्ति के चंगुल में कैसे फंस गई? क्या इसका मतलब यह है कि एक हेल गोस्ट की मूर्ति है जो वास्तव में एक जीवित प्राणी है? वीर ने आश्चर्य जताया। वह और ब्लड किरण पुल पार करते रहे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनकी त्वचा पर बैंगनी रंग का दाग गहरा होता गया, लेकिन उनके आगे का रास्ता अभी भी साफ था। बैंगनी रंग का जेड पुल बिना किसी अंत के आगे बढ़ता गया। वह बैंगनी हवा उनके शरीर को प्रभावित नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी वीर को चिंतित कर रही थी। ये बैंगनी हवाएं शक्ति निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है। जितना ज्यादा इकट्ठा होगा, उतना ही ज्यादा विस्फोट होगा, वीर ने मन ही मन सोचा। चूंकि जेड ब्रिज की लंबाई विकृत आयाम द्वारा बढ़ा दी गई थी, इसलिए वीर ने ब्लड किरण पर सवार होकर 100 से अधिक घंटों तक शीर्ष गति से दौड़ लगाई। तब जाकर उन्हें आखिरकार पुल का मध्य भाग दिखाई दिया। जैसा कि बाहर से दिखाई दे रहा था, ईशा को एक विशालकाय दुष्ट हेल गोस्ट ने पकड़ लिया था। हालांकि अब जब वीर पुल पर खड़ा था, तो नजारा बिल्कुल अलग था। इस जगह पर विशालकाय हेल गोस्ट कोई मूर्ति नहीं थी। यह एक वास्तविक प्राणी था। इसकी त्वचा और पंख बैंगनी रंग के थे और इसके सिर पर बैंगनी सींगों की एक जोड़ी थी जो बैल के सींगों की तरह दिखती थी। इसका शरीर जंगली बंदर जैसा था। इसने ईशा को कसकर पकड़ रखा था और इसकी आंखें बैंगनी रोशनी से चमक रही थीं। क्वीन! वीर ने ईशा पर चिल्लाते हुए कहा जब वह ब्लड किरण पर सवार होकर उसके करीब आया। जब वीर ने पुल के बाहर से उसे पुकारा था, तो ईशा उसे सुन नहीं पाई थी। अब जब वे एक ही आयाम में थे, तो वीर ने सोचा कि शायद वह उसका ध्यान आकर्षित कर सकेगा। ईशा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी। उसने अपना सिर वीर की ओर देखने के लिए घुमाया, लेकिन उसकी कमजोर हालत में यह स्पष्ट रूप से एक संघर्ष था। जैसे ही उसने वीर को पुल पार करते हुए देखा, ईशा के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। वह कुछ देर तक उसे देखती रही, मानो वह यह पता लगाने की कोशिश कर रही हो कि वीर असली है या सिर्फ एक कल्पना। माय क्वीन, क्या आप ठीक हैं? वीर उसकी ओर आते हुए चिल्लाया। ईशा को पकड़े हुए मूर्ति ने ऐसा व्यवहार नहीं किया मानो उसने वीर की आवाज सुनी हो। उसने ईशा को ऐसे पकड़े रखा मानो उसने वीर और ब्लड किरण को देखा ही ना हो। तुम यहां क्यों हो? ईशा ने फुसफुसाते हुए कहा। वीर को पता चल गया कि वह मुश्किल से बोलने की ताकत जुटा पा रही थी। यह एक लंबी कहानी है, हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? वीर ने पूछा। ईशा ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। तुम्हारे शरीर में बहुत सारी नारकीय हवा जमा हो गई है। अगर तुम नहीं भागोगे, तो नरक का भूत जल्द ही तुम्हें देख लेगा, और जब ऐसा होगा, तो तुम्हारे लिए भागने में बहुत देर हो जाएगी।
इस नरक के पुल से उतर जाओ और शायद तुम्हें बचने का कोई रास्ता मिल जाए। तुमने नरक पुल को किसी खास वजह से चुना है ना? वीर ने पूछा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जल्दी ही वहां से जाने वाला था। इस बारे में मुझसे बात करके समय बर्बाद मत करो, चले जाओ, ईशा ने उसे डांटते हुए कहा। मैं यहां अकेला नहीं हूं। एक डिफाइड एलीट महिला मेरा इंतजार कर रही है और वह मेरी दुश्मन है। अगर मैं यहां से निकल भी जाऊं तो भी मैं मर ही जाऊंगा, वीर ने कंधे उचकाते हुए कहा। ईशा हैरान दिखी। उसने धीरे से कहा, तुम मुसीबतों को अपने अंदर समेटे हुए हो। खैर, जो भी हो, तुम यहां हो, चलो कुछ करके देखते हैं। शायद हम दोनों इस मुश्किल से बाहर निकल सकें। माय क्वीन, आपके पास यहां से निकलने का कोई रास्ता है? वीर ने पूछा। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नरक पुल का चयन किया ताकि मैं अपने रिबेट एल्डर ब्लड को सक्रिय करने के लिए नरक शक्ति का उपयोग कर सकूं। इस तरह मैं डिफाइड बन सकती थी, लेकिन मैं असफल रही। चूंकि आप यहां हैं तो शायद आप मुझे फिर से प्रयास करने में मदद कर सकते हैं। सफलता की दर कम है, लेकिन यह निश्चित रूप से प्रयास करने लायक है। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? वीर ने जल्दी से पूछा। ईशा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हमारे रिबेट एल्डर एक्सट्रीम किंग के बीच एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के सेवक हुआ करते थे। उस आदमी को हेल किंग कहा जाता था। उसके पास हेल गॉड बॉडी थी और उसमें तीव्र हेल पावर थी। ईशा खांसने लगी और उसे अपनी बात जारी रखने से पहले गहरी सांस लेनी पड़ी, क्योंकि उसने हमारे बुजुर्ग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। इसलिए हेल किंग ने अपने हेल किंग के खून में से कुछ उसके शरीर में डाल दिया। तो इस तरह हमारे बुजुर्ग एक दिन डिफाइड बन सकते थे और दांतों की शक्ति पैदा कर सकते थे। यह सब हेल किंग के खून की वजह से था। दुर्भाग्य से मेरे पास जो हेल किंग का खून है वह बहुत कमजोर है। रिबेट एल्डर को एक शक्तिशाली उपहार दिया गया था, लेकिन उसके पास स्वाभाविक रूप से खून नहीं था। जब यह एक बच्चे से दूसरे बच्चे को दिया गया तो यह हर पीढ़ी के साथ कमजोर होता गया। इतने साल बीत जाने के बाद हेल किंग का खून इतना हल्का हो गया है कि शायद अब इसका अस्तित्व ही ना हो। मैं हेल किंग के खून को सक्रिय करने के लिए हेल पावर का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन यह बहुत मुश्किल साबित हुआ। या तो ऐसा हो गया या फिर खून पूरी तरह से गायब हो गया। ईशा ने वीर की ओर देखा। लेकिन अब, भले ही यह 1 अरब में एक मौका है, हमें इसे लेना ही होगा। हालांकि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है और इसीलिए मुझे आपकी शक्ति का उपयोग करना होगा। अगर यह काम नहीं करता है तो आप और मैं यहां एक साथ मर जाएंगे। यदि आप यह जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं तो आपको अभी चले जाना चाहिए, जबकि अभी भी समय है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? वीर ने दोहराया। अगर वीर ने ईशा को नहीं बचाया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह नरक पुल के दूसरी तरफ जिंदा पहुंच भी गया या नहीं। फॉक्स क्वीन उसका इंतजार कर रही होगी। अगर वह ईशा को डिफाइड बनने में मदद कर पाता तो शायद चीजें अलग हो जाती। ईशा उसकी टीचर थी। अगर वह उसे बचा लेता तो ईशा शायद उसे सेक्रेड लीडर्स की विरासत का खजाना पाने में मदद करती, और उसके बगल में एक डिफाइड एलीट क्लास के साथ उसे अब फॉक्स क्वीन से डरने की जरूरत नहीं होगी। ईशा ने आह भरी। उसने उस हेल गोस्ट को देखा जिसने उसे पकड़ लिया था और वीर से कहा, यह घोस्ट मूर्ति इस पूरे नर्क पुल की कुंजी है। नर्क पुल की सारी शक्ति इसी से निकलती है। अगर मुझे इसका खून मिल जाए तो शायद मैं डिफाइड बन जाऊं। ईशा ने गहरी सांस ली और आगे कहा, वैसे यह जीवित नहीं है। यह सिर्फ नरक के खून वाली एक मूर्ति है। यह वर्तमान में मेरी शक्ति से आकर्षित है और इसलिए इसकी अधिकांश शक्ति पूरी तरह से मुझ पर केंद्रित है। आप इस अवसर का उपयोग इसके शरीर को तोड़ने और नरक के खून को इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं। मुझे डिफाइड बनने में मदद करें। हालांकि सफलता दर बहुत कम है। इसके अलावा मुझे पता है कि मूर्ति में नरक का खून है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कहां केंद्रित है। और चूंकि तुम अभी भी इतने कमजोर हो, मुझे यकीन भी नहीं है कि तुम इसे नुकसान पहुंचा पाओगे। इसके अलावा अगर मुझे नरक का खून मिल भी जाए तो मेरे अपने नरक के खून को सक्रिय करने की सफलता दर कम है। इसीलिए मैंने तुम्हें बताया है कि यह 1 अरब में एक मौका है। अगर तुम्हारे पास बचने का कोई तरीका है तो मेरा सुझाव है कि तुम अभी इसका इस्तेमाल करो। जब तक ईशा ने बोलना समाप्त किया, उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था। वीर ने मूर्ति की ओर मुंह किया, फिर उसने अपनी पर्पल आई बटरफ्लाई को सक्रिय किया। अगर वह जीना चाहता था तो उसे ईशा की जरूरत थी।
वह उसे मरते हुए भी नहीं देखना चाहता था। अगर उसे बचाने और अपनी खुद की गंभीर स्थिति को आगे बढ़ाने का कोई तरीका था तो वह कोशिश करना चाहता था। यह एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना था, लेकिन जैसा कि ईशा ने कहा था, ऐसा करना खतरनाक था। अगर वे असफल हो गए तो बहुत ज्यादा संभावना थी कि वह मर सकता था। यदि वीर का वार काम नहीं आया तो घोस्ट की मूर्ति बदले में उस पर हमला कर सकती है। सौभाग्य से वीर के पास खुद की रक्षा के लिए बर्ड्स नेस्ट था। ऐसी शील्ड के साथ उसे डरने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उसके पास ब्लड किरण भी था। भले ही उसकी अपनी शक्ति घोस्ट मूर्ति के शरीर को नहीं तोड़ सकती थी, लेकिन ब्लड किरण की ताकत पर्याप्त हो सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वह ब्लड किरण को हमला करने दे, वीर को पहले घोस्ट की मूर्ति के अंदर नरक के रक्त का पता लगाना था, और जब वह उसे ढूंढ लेता तो उसे एक ही वार में सफलता सुनिश्चित करनी थी। उसे नहीं पता था कि उसे दूसरा मौका दिया जाएगा या नहीं। पर्पल आई बटरफ्लाई घोस्ट की मूर्ति का विश्लेषण करती रही। वीर ने मूर्ति के चारों ओर और उसके माध्यम से लिपटी कई रहस्यमय पदार्थ श्रृंखलाओं का पता लगाया। वे पदार्थ श्रृंखलाएं बहुत जटिल थीं और उन्हें समझना मुश्किल था, लेकिन वीर को यह समझने की जरूरत नहीं थी कि घोस्ट की मूर्ति कैसे बनाई गई थी। उसे बस उस बिंदु का पता लगाना था जहां नरक का खून जमा था। डोंगक स्वान ऑरा और पर्पल आई बटरफ्लाई के संयुक्त विश्लेषण के माध्यम से वीर की आंखें अंततः चमक उठीं। यह वहां है। जब वीर ने घोस्ट की मूर्ति की भौं को देखा तो उसने देखा कि वहां एक बहुत ही सघन पदार्थ की चेन थी। बैंगनी पदार्थ इतना मोटा था कि वह एक भी सिलाई नहीं देख पाया। ब्लड किरण, यहां हमला करो। वीर ने अपना थंडर गॉड स्पाइक उठाया और घोस्ट की मूर्ति की भौं पर निशाना साधा। ब्लड किरण वीर को ले जा रहा था और बीस्ट लाल रोशनी से चमक रहा था। खूनी हवा उसके पूरे शरीर को ढकने के लिए घूम रही थी। घोस्ट की मूर्ति की भौं पर कूदने से पहले उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई। ईशा अपने छात्र को देखकर हैरान रह गई। वह भाग लेने के लिए बहुत कमजोर था, और अब जाकर उसने उस बीस्ट को देखा जिस पर वीर सवार था। वह बता सकती थी कि यह एक डरावना हाफ डिफाइड क्रिएचर था। यह कोई साधारण हाफ डिफाइड क्रिएचर भी नहीं था। यह उस क्लास में प्राप्त करने योग्य चीजों में सबसे ऊपर होना चाहिए था। ईशा को आश्चर्य हुआ कि वीर इतने शक्तिशाली घोड़े को नियंत्रित करने में सक्षम था। इस दृश्य ने उसे थोड़ी उम्मीद दी। एक सैनोजेनिक जो लगभग उसके जितना ही शक्तिशाली था, वह घोस्ट की मूर्ति को तोड़ने और उसके लिए आवश्यक नरक रक्त प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था। जब ईशा इस पर विचार कर रही थी, तब ब्लड किरण के पंजे स्पेस के ताने बाने को चीर रहे थे। बीस्ट ने घोस्ट की मूर्ति के माथे पर वार किया। मूर्ति के माथे पर एक क्रूर हमला किया, लेकिन अचानक घोस्ट की मूर्ति बैंगनी रोशनी से चमक उठी। इससे पहले कि वीर और ब्लड किरण कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, मूर्ति के दूसरे हाथ ने ब्लड किरण को पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने ईशा को पकड़ा था। उसके तीखे नाखून ब्लड किरण के मांस में धंस गए। ब्लड किरण ने एक भयानक चीख निकाली। मूर्ति के पंजे आसानी से प्राणी के कठोर शल्कों को भेद रहे थे और वे गहराई में धंस रहे थे। वीर इस तथ्य से बच गया कि घोस्ट की मूर्ति के पंजे केवल ब्लड किरण पर ही गए। वह पुल की सतह पर लुढ़क गया। जो कुछ हुआ था उसे देखकर उसे झटका लगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि घोस्ट की मूर्ति की शक्ति डिफाइड से भरी हुई थी। यहां तक कि ब्लड किरण भी उससे लड़ नहीं सकता था। शक्तिशाली क्रिएचर मूर्ति के हाथ में था, और चाहे ब्लड किरण कितना भी संघर्ष करने की कोशिश करे, वह खुद को पंजों से मुक्त नहीं कर सकता था। ब्लड किरण मुक्त होने के लिए छटपटाता रहा, लेकिन इससे पंजे और भी गहरे धंस गए। खून और भी अधिक मात्रा में बाहर निकलने लगा। ईशा उदास दिख रही थी। उसने मूर्ति की चालाकी को कम करके आंका था। उसे लगा कि वह घोस्ट मूर्ति की शक्ति का ध्यान और शक्ति खींच रही है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि घोस्ट मूर्ति में उससे कहीं ज्यादा शक्ति थी जितना उसने शुरू में सोचा था। ब्लड किरण पर हमला करने के लिए उसने जो शक्ति इस्तेमाल की थी वह उतनी ही महान थी जितनी वह खुद को मुक्त कर सकती थी। ब्लड किरण, हिलना मत! वीर ने पुल पर खड़े होकर ब्लड किरण पर चिल्लाते हुए कहा। वीर की आवाज सुनकर ब्लड किरण ने छटपटाना बंद कर दिया और पहले से ही महसूस हो रहे दर्द को स्वीकार कर लिया। जब ब्लड किरण ने घोस्ट प्रतिमा से लड़ना बंद कर दिया तो घोस्ट प्रतिमा के पंजों की शक्ति कम होती दिखी। लानत है, अब मुझे समझ में आया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ईशा और ब्लड किरण पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे।
उस चीज ने उन पर इसलिए हमला किया क्योंकि उनके पास पहले से ही नरक की शक्ति है। वीर ने अपने बैंगनी शरीर और बैंगनी हवा को देखा। घोस्ट की मूर्ति कोई प्राणी नहीं थी। जैसा कि ईशा ने कहा था, यह वास्तव में एक मूर्ति थी और इसके शरीर के अंदर नरक के खून की एक थैली थी। यही इसकी ताकत का स्रोत था। हालांकि इसमें बहुत शक्ति थी, लेकिन इसमें बुद्धि की कमी थी। यह कोई योजना या षड्यंत्र नहीं बनाता था। यह वही काम करता था जिसके लिए इसे प्रोग्राम किया गया था। यह वीर के अंदर की नरक शक्ति थी जो मूर्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी। यदि वीर अपनी शक्ति का उपयोग करता तो उसके शरीर के अंदर मौजूद नरक शक्ति सक्रिय हो जाती और बदले में घोस्ट मूर्ति को अपनी चाल चलने के लिए प्रेरित किया जाता। घटनाएं गिरते डोमिनोज की तरह घटित होंगी। जब तक वीर नरक की शक्ति से छुटकारा नहीं पा लेता, तब तक कोई भी डिफाइड एलीट व्यक्ति घोस्ट की मूर्ति के हमले को रोक नहीं सकता। एक बार जब वीर के शरीर में पर्याप्त नरक शक्ति एकत्रित हो गई तो घोस्ट की मूर्ति उस पर हमला कर देगी, भले ही उसने पहले कार्रवाई न की हो। ठीक वैसे ही जैसे ईशा के साथ हुआ था। जब वह पुल पार कर रही थी तो उसने घोस्ट की मूर्ति पर हमला नहीं किया था, लेकिन मूर्ति ने फिर भी उसे पकड़ लिया। यही कारण था कि वह उससे बच नहीं पाई। वीर और ब्लड किरण ने घोस्ट की मूर्ति को तब सक्रिय नहीं किया था जब वे बर्ड्स नेस्ट के कारण उसके पास गए थे। वीर ने सोचा था कि बर्ड्स नेस्ट नरक शक्ति के खिलाफ अप्रभावी था, लेकिन वास्तव में इसने उसमें से कुछ को हटा दिया था। यही कारण था कि वीर और ब्लड किरण में नरक शक्ति ने घोस्ट की मूर्ति को उस समय हमला करने के लिए प्रेरित नहीं किया जब वे उसके पास गए। वीर को अचानक सिरदर्द होने लगा। समस्या अब मूर्ति से नरक रक्त प्राप्त करने की नहीं थी। समस्या यह थी कि वह घोस्ट मूर्ति पर भी प्रहार नहीं कर सकता था। यदि वीर एक निश्चित मात्रा में शक्ति का उपयोग करता तो उसके शरीर में जमा हुआ नरक रक्त सक्रिय हो जाता। फिर घोस्ट मूर्ति उसके पीछे आ जाती। यदि वह उससे टकराता तो वह बच नहीं पाता। बस जाओ। ईशा समझदार थी और वह भी इस मुद्दे को समझती थी। वह जानती थी कि वह अपनी दुर्दशा से बच नहीं सकती। एक बार जब उनके शरीर नरक शक्तियों से संक्रमित हो गए तो घोस्ट मूर्ति को हराने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। यही बात तब भी सच होगी जब कोई डिफाइड एलीट उनके साथ शामिल हो जाए। वीर घोस्ट की मूर्ति को घूरता रहा और कुछ नहीं बोला। वह बस यूं ही नहीं जाना चाहता था। उसने अभी तक ईशा को नहीं बचाया था और अब ब्लड किरण भी उसके कब्जे में आ चुकी थी। वीर के लिए अब हार मानकर हार मान लेना और उसे छोड़ देना किसी भी तरह संभव नहीं था। वीर थंडर गॉड स्पाइक को पकड़े हुए था। उसकी पीठ पर पंख चमक उठे और वह घोस्ट की मूर्ति के सामने टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन जैसे ही वह हमला करने के लिए पर्याप्त करीब पहुंचा, ईशा को पकड़ने वाली मुट्ठी ने उसे जोरदार टक्कर मारी। वेदना। वीर ने खुद को बचाने के लिए बर्ड्स नेस्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वह उड़ गया। वह एक लंबे चाप में उड़ गया जो पुल की कठोर सतह से टकराकर खत्म हुआ। वीर का शरीर धरती पर गिरते उल्कापिंड जैसा था। हो सकता है कि उसने पुल को न तोड़ा हो, लेकिन उसके शरीर के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह खांसने लगा और उसके सामने जमीन पर खून छिड़कने लगा। चूंकि वीर ने अपनी शक्ति का उचित उपयोग किया था, इसलिए उसके शरीर में नरक शक्ति सक्रिय हो गई। घोस्ट की मूर्ति जीवित हो गई और अपने पंख फड़फड़ाने लगी। वह वीर से ऊपर उठ गई, फिर एक बाज की तरह नीचे गिर गई। उसके पैर वीर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। घोस्ट की मूर्ति वीर की नरक शक्ति की ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही थी। जब उसके पैर नीचे आए तो वे वीर को चकनाचूर कर देने वाले थे। मूर्ति गिर गई और उसके पंजे वीर के चारों ओर बंद हो गए। डोंग। घोस्ट की मूर्ति के पंजों ने बर्ड्स नेस्ट को पकड़ लिया और उसे कुचलने की कोशिश की। वे असफल रहे। बर्ड्स नेस्ट के नीचे सुरक्षित रूप से छिपे हुए वीर को थोड़ी राहत महसूस हुई। अगर बर्ड्स नेस्ट घोस्ट की मूर्ति के हमलों का सामना करने में सक्षम था, तो इसका मतलब था कि उसके पास वापस लड़ने का मौका था। शायद बर्ड्स नेस्ट की आड़ में वीर की नरक शक्ति शांत हो गई थी। कारण चाहे जो भी हो, घोस्ट की मूर्ति ने बर्ड्स नेस्ट को छोड़ दिया और खंभे के ऊपर अपनी जगह पर वापस आ गई। वीर ने कुछ देर तक सोचा। उसने अपनी जेड स्किन पावर का इस्तेमाल किया और घोस्ट की मूर्ति पर मुक्का मारा। जेड स्किन की शक्ति इस काम के लिए एकदम सही हो सकती है।
शायद उस शक्ति का इस्तेमाल करने से वीर के अंदर की नरक शक्ति सक्रिय नहीं होगी। शायद वह घोस्ट की मूर्ति को जगाने से बच सकता है। लेकिन जल्द ही यह सोच भोली साबित हुई। जैसे ही वीर ने टेलीपोर्ट किया, वह फिर से उड़ गया। सौभाग्य से उसके पास बर्ड्स नेस्ट था, जिसने कुछ झटके को झेल लिया। इसकी मदद से वह एक बार फिर मौत से बच गया। लेकिन फिर भी इस समय तक वीर को बहुत अधिक रक्तस्राव हो चुका था। टीथ पावर, सप्रेस इविल, टर्टल स्किल, अंडर द स्काई नाइफ स्किल, लोन बैम्बू स्वॉर्ड स्किल्स, थंडर पावर, फायर पावर, आइस पावर। वीर ने अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल की, लेकिन हर एक बेकार साबित हुई। चाहे वह कोई भी शक्ति क्यों न जुटा ले, घोस्ट की मूर्ति उसे तोड़ ही देती। वीर उस भयानक चीज को छू नहीं सकता था और वह उसे खिलौने की तरह एक तरफ फेंकती रहती थी। अगर उसे बर्ड्स नेस्ट की मदद न मिलती तो वह कई बार मारा जा चुका होता। सुरक्षा के लिए बर्ड्स नेस्ट के बावजूद पुल से टकराने के कारण वह घायल हो गया था। उसके घाव शायद उतने बुरे नहीं थे जितने दिख रहे थे, लेकिन वे बहुत बुरे दिख रहे थे। कोशिश करना बंद करो, बस जाओ, ईशा ने गुर्राहट के साथ कहा। वह भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस कर रही थी। वीर के पास सुरक्षा के लिए वह बर्ड्स नेस्ट था, इसलिए उसे डिफाइड के हमलों से कुछ हद तक सुरक्षा मिली। हालांकि अगर आसपास कोई डिफाइड एलिट होता तो उसके भागने की गारंटी नहीं थी। लेकिन वीर उसे मुक्त करने के अपने प्रयासों में इतने जोखिम उठा रहा था कि ईशा खुद को प्रभावित महसूस किए बिना नहीं रह सकी। ईशा को विश्वास नहीं था कि उसने वीर के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। उसने बस उसे संसाधन दिए थे और उसने उसे सिर्फ इसलिए अपना शिष्य बनाया था क्योंकि एक बार उसने एक मनोवैज्ञानिक के साथ शर्त लगाई थी। उसके बाद ही उसे एहसास हुआ कि वीर को अपना शिष्य बनाना इतना भी बुरा नहीं था। जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक ऐसा छात्र है जो ऐसी विकट परिस्थिति में उसके लिए लड़ेगा, तो उसके लिए भावुक हुए बिना रहना मुश्किल था। ईशा ने कभी नहीं सोचा होगा कि वीर ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपना लाभ खोना नहीं चाहता था। उसकी जान दांव पर लगना इसका एक छोटा सा हिस्सा था। वीर ईशा और हाफ डिफाइड ब्लड किरण को खोने वाला नहीं था, इसीलिए वह लगातार कोशिश करता रहा। वह इतना कुछ खोना नहीं चाहता था। वीर के पास बर्ड्स नेस्ट था, इसलिए वह आसानी से मरने वाला नहीं था, इसलिए वह कोशिश करता रहा। लेकिन उसके हमलों के नतीजे उत्साहजनक नहीं थे। वीर ने अपने पास मौजूद हर तरकीब आजमाई, लेकिन उसकी कोई भी शक्ति घोस्ट की मूर्ति की शक्ति को मात नहीं दे सकी। घोस्ट की मूर्ति ने नरक की शक्ति का बहुत अच्छा जवाब दिया। यह कारण और प्रभाव की तरह था। अगर वीर के पास नरक की शक्ति होती तो इसका मतलब था कि वह घोस्ट की मूर्ति से टकराने वाला था। कोई और संभावित परिणाम नहीं था। अपने सभी हमलों में वीर ने घोस्ट मूर्ति के माथे को एक बार भी नहीं छुआ था। घोस्ट मूर्ति के माथे से नरक का खून निकालने के बारे में सोचना बेकार था, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकता था। जैसे जैसे वीर कोशिश करता रहा और पीछे हटता गया, उसका आम भी उसके शरीर से बहते खून से लाल हो गया। ईशा के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। घोस्ट की मूर्ति ने वीर को फिर से मारा और उसे एक बार फिर पुल से नीचे गिरा दिया। हालांकि इस बार वह कुछ देर के लिए बर्ड्स नेस्ट के नीचे छिपा रहा। क्या तुम अभी तक मर चुके हो? अगर नहीं मरे हो तो चले जाओ, ईशा गुस्से से चिल्लाई। लेकिन उसकी आंखें चमक उठीं। वीर ने कोई हरकत नहीं की। वह बर्ड्स नेस्ट के नीचे छिपा हुआ था, यह सोच रहा था कि वह नरक की शक्ति को कैसे तोड़ सकता है, या उसके और घोस्ट की मूर्ति के बीच के संबंध को कैसे तोड़ सकता है। मैंने कम से कम एक बार अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल की हैं, और फिर भी मैं एक भी हिट नहीं कर पाया हूं। एकमात्र संभावना बची हुई है कि मैं अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल करूं। अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल करके मैं नरक की शक्ति को हटा सकता हूं और घोस्ट की मूर्ति से होने वाले नुकसान से बच सकता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो ईशा को पता चल जाएगा कि मैं डॉलर हूं। यह बुरा है, वीर उदास महसूस कर रहा था। हालांकि जो कुछ भी उसने सहा था, उसके बाद ईशा और ब्लड किरण को मरते हुए देखना वह आखिरी चीज थी जो वह चाहता था। उसे यह कोशिश करनी थी, भले ही इसका मतलब उसकी पहचान उजागर करना हो। जब वीर सोच रहा था, ईशा चिल्लाई, वीर, क्या तुम मर चुके हो? अगर नहीं मरे हो तो यहां से चले जाओ। माय क्वीन,
मेरे जैसा इंसान इतनी आसानी से क्यों मरेगा? आप अपने छात्रों की हिम्मत को कम आंकती हैं। वीर ने बर्ड्स नेस्ट को टोपी की तरह अपने सिर पर रखा और ईशा से बात की। उसका शरीर और चेहरा खून से लथपथ था और उसके सिर पर बर्ड्स नेस्ट था। हालांकि यह बहुत गंभीर स्थिति थी, फिर भी यह काफी हास्यास्पद लग रहा था। ईशा के होंठ कांप रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद वे फिर से ठंडे नजरों में बदल गए। उसने वीर की तरफ देखा, अपने होंठ खोले और उस पर थूक छिड़का। खून की बूंदें वीर पर बारिश की तरह गिरने लगीं। वीर हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशा क्या कर रही है। डोंगोंग! खून के छींटों के बीच वीर के सामने पुल पर कुछ गिरा। वीर ने ध्यान से देखा। यह एक लाल रंग की सिलाई सुई थी। यह बाल से भी पतली थी और लगभग 1 उंगली जितनी लंबी थी। यह क्या है? वीर ने उसे उठाया। उसे लगा कि सिलाई सुई में कुछ बहुत ही असामान्य बात है। ऐसा लगा जैसे यह धातु से नहीं बल्कि बोन से बना है। यह बहुत छोटा था, लेकिन अंदर से खोखला था। यह सिलाई की नीडल से ज्यादा इंजेक्शन की सुई जैसा था। जब वीर ने बोन नीडल उठाई तो उसने महसूस किया कि इससे उसके शरीर में शक्ति आ गई है। उसकी ऊर्जा का संचार होने लगा। वीर ने आंखें फाड़कर देखा। जो शक्ति चल रही थी वह ब्लड पल्स प्लंडर थी, जिसके बारे में उसने कुछ समय पहले ही सीखा था। ईशा ने धीरे से कहा, मैं जो सामान साथ लाई थी उनमें से ज्यादातर नष्ट हो गए। यह एक छोटी सी चीज है जो मुझे टूटी हुई मूर्ति से मिली है। इसे एक स्मारिका के तौर पर ले लो और जाओ। यह सुनकर वीर अचानक बहुत खुश हो गया। तुमने जिस मूर्ति का जिक्र किया, क्या वह खंडहर महल में है? समय बर्बाद करना बंद करो। अभी बाहर निकलो। भले ही मैं मर जाऊं, तुम्हें प्लेनेट ब्लेड को वापस लेना होगा। मेरे महल का ख्याल रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे सामान को छुए, ईशा ने गुर्राते हुए कहा।